हे फ्यूचर टॉपर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर आप कभी इंडिया को बारीकी से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करा जाता है। हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि इंडिया में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन जब भी इतनी डाइवर्सिटी होती है, इतने अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आते हैं। बस वही आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। चैप्टर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, आप सीधा चैप्टर को चालू करते हैं। भाई, आप फैमिली की बात कर लीजिए, मार्केट की बात कर लीजिए, यहाँ पर लोग यूनाइट तो होते हैं, लेकिन कई बार इन्हीं प्लेसेस में, इन्हीं इंस्टीट्यूशन में इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी का सिंपल लैंग्वेज में यही मीनिंग होता है कि अलग अलग ग्रुप्स हमें साथ में देखने को मिलते हैं। भाई, अलग लैंग्वेज हो सकती है, कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, एक्सेट्रा बहुत चीजें हो सकती हैं। ये एक नेशन के अंदर रहते हैं। अब नेशन का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, पूरे चैप्टर में यही हम देखने वाले हैं। लेकिन भाई, कई बार ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब आपकी कल्चरल आइडेंटिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। कुछ लोग एकदम बहुत कट्टरवादी हो जाते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है जिससे वो खुद को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। कई बार इनइक्वालिटी आ जाती है, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, इनइक्वालिटी आ जाती है। लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उनके लिए कंपटीशन आ जाता है, तो प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती हैं। तो कम्युनिटीज के बीच में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब इनइक्वालिटी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग हैं तो इनइक्वालिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, कि हम अलग अलग हैं। आप अलग तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, मेरा कल्चर अलग है, इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। और डाइवर्सिटी बहुत सारे कल्चरल मार्क्स को फॉलो करती है, जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्ट, रेस, कास्ट। अलग अलग आइडेंटिटीज इंडिया में दुनिया भर में बटी हुई हैं, वो हम देखेंगे। अब कम्युनिटी आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। भाई देखो, कम्युनिटी आइडेंटिटी आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, कल्चरल वैल्यूज प्रोवाइड करती है, और भाई एक सेल्फ आइडेंटिटी का भी काम करती है। आप बोलते हो कि मैं एक हिंदी स्पीकर हूं, मैं इंग्लिश स्पीकर हूं, मैं इस कास्ट को बिलोंग करता हूं, इस क्लास को बिलोंग करता हूं, इस रीजन को बिलोंग करता हूं, ये हमारी हिस्ट्री है। हम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कम्युनिटी की आइडेंटिटी होती है, इसको हम पहचानते कैसे हैं? तो देखिए, ये बर्थ से बेस्ड होती है। मतलब एस्क्राइब्ड स्टेटस है, आप जहां पैदा हो जाएंगे वो कम्युनिटी का आप हिस्सा बन जाएंगे। एकदम एक्सीडेंटल है, आपका इसमें कोई हक नहीं होता। जैसे आपके लुक्स पर आपका कोई हक नहीं होता, वैसे ही ये एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, ये एक्सीडेंटल है। यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया में देखने को मिलेगी। हर एक इंडिविजुअल अपने आप को किसी ना किसी कम्युनिटी से एसोसिएट करके रखता है। जैसे आपको मदर टंग मिलती है, आपको फैमिली मिलती है, आपको फेथ मिलता है, तो हर कोई किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट होता है। नेशन स्टेट और कम्युनिटीज को हम देखते हैं कि इनके बीच बीच में क्या लिंक है। मैंने ऊपर ही आपको कहा था कि इन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेशन को बहुत अच्छे से समझिए, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। नेशन का मतलब होता है एक लार्ज स्केल कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटीज की कम्युनिटी को हम नेशन बोलते हैं। वो लोग जिनका सेम हिस्ट्री रहा है, कल्चरल सेम बैकग्राउंड रहा है, सेम टाइप के एस्पिरेशन उनके हैं, वो अपने आप को यूनाइटेड महसूस महसूस करते हैं। उनको लगता है कि यार, हमारा एक ही स्ट्रगल रहा है, एक ही आइडेंटिटी रही है पुराने समय से, हिस्टोरिकल। तो ये लोग अपने आप को एक नेशन में फॉर्म करने लग जाते हैं। मतलब कम्युनिटीज की भी जो एक बड़ी कम्युनिटी हो जाती है कि भाई ये आइडेंटिटी है जो हम सब साथ में लेके चल रहे हैं, उसको हम नेशन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं नेशन के मेंबर्स की, जैसे कि भाई एक नेशन है जहां पर सेम हिस्ट्री रही है, सेम कल्चर रहा है, तो इन लोगों को ना एक चाहत होती है। वो चाहत क्या होती है? एक डिजायर होती है खुद को पॉलिटिकल एंटिटी में कन्वर्ट करने की। पॉलिटिकल एंटिटी मतलब कि भाई अब हमें एक स्टेट फॉर्म करना है। भाई एक टेरिटरी होना चाहिए डिफाइंड, गवर्नमेंट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, एक स्टेट फॉर्म करना चाहिए। जैसे इंडिया, भाई इंडिया में हमें नेशन भी देखने को मिलेगा, स्टेट भी देखने को मिलेगा। तो उसी की बस यहाँ पे बात करी जा रही है कि भाई जो नेशन होता है उसकी एस्पिरेशन होती है कि मुझे एक स्टेट बनाना है। नेशन तो बन गया, अब स्टेट बनाना है।
जैसे अगर आप जापान चले जाएंगे तो जापान के सारे लोगों के कॉमन हिस्ट्री रहा है, कॉमन कल्चर रहा है, लेकिन अब उन्होंने जापान एक स्टेट भी बना ली है। ये बाउंड्री है, ये रूल्स हैं, ये गवर्नमेंट है और हम इसके सिटीजन हैं। तो एक नेशन अपने आप को स्टेट बनाना चाहता है। जैसे अगर स्टेट की बात करते हैं, मैक्स वीबर ने बोला है एक ऐसी बॉडी है जिसकी भाई सक्सेसफुल मोनोपोली है, मतलब पूरी एक हुकूमत है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट है, उनकी अथॉरिटी है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट हो गई, वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है। तो ऐसी किसी भी कंट्री में आप देखेंगे तो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये लीगल तरीका है, ऐसा नहीं है कि इन्वेड कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, वो लीगल तरीके से अपनी अथॉरिटी मेंटेन कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब वो गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म की हो सकती है, ठीक है। अब एक नेशन को ना यार डिस्क्राइब करना तो इजी है, लेकिन फीचर्स को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कोई सिंगल चीज नहीं होती है भाई, सिंगल बेसिस कोई कॉमन कल्चरल, हिस्टोरिकल या फिर इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट नहीं होता है। कोई नेशन ऐसा नहीं होता मतलब कि बिल्कुल सारी चीजें वहां सेम हो गई। एक नेशन के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती हैं, अलग अलग रिलीजन हो सकते हैं, अलग अलग एथनिसिटी हो सकती है। इंडिया इसका एग्जाम्पल निकल के आता है। हमने ऊपर क्या पढ़ा, कम्युनिटीज की कम्युनिटी, तो जो इतनी सारी कम्युनिटीज हैं वो थोड़ी थोड़ी तो अलग हो सकती है ना। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ऐसे भी नेशन निकल के आएंगे जहां पर सिंगल लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप जापान वगैरह जाएंगे तो वहां बहुत एक कॉमन आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगी। बट ऐसे एग्जाम्पल्स भी नेशंस के देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको कॉमन चीज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हम देखते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं है। तमिल, सिन्हाला स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, वो श्रीलंका का पार्ट है। तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टेट की सिंगल लैंग्वेज होना चाहिए। टेरिटरी, अगर हम यूएसएसआर की बात करते हैं, जब यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था तो उसको भाई 15 कंट्रीज ने मिलकर बनाया हुआ था। और ये 15 कंट्री के अलग अलग नेशन थे, अलग अलग कल्चर था। तो इतने सारे नेशन ने मिलकर एक कंट्री को बनाया, तो कई बार मल्टीपल नेशन मिलकर भी एक कंट्री बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम सिटीजन की बात करते हैं, भाई एक नेशन को सिटीजन बनाएंगे। इंडिया में अगर हम एक स्टेट की भी बात करते हैं तो भाई हम इंडियंस हैं, हम उसके सिटीजन हैं। लेकिन जमाइका की बात करते हैं तो वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन जमाइकन है, मतलब जमाइकन्स कम है, नॉन जमाइकन ज्यादा है। तो भाई आपके ही लोग आपकी कंट्री में कम भी हो सकते हैं, तो ये भी एक यूनिक फीचर है। रिलीजन, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। तो भाई अलग अलग तरीके से अलग अलग वैरायटी में आपको नेशन स्टेट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिर नेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है। तो नेशन और कम्युनिटी में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो लोग, जो सिटीजन हैं, वो बनाना चाहते हैं कि स्टेट, मतलब नेशन की चाहत होती है कि हमें एक स्टेट बनाना है। कम्युनिटी नहीं चाहेगी, चाहे ना चाहे, लेकिन नेशन डेफिनेटली चाहेगा, ठीक है। तो जो लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो किसी एक नेशन के एकदम लीगल अल्टीमेट सोर्स होते हैं। अगर सिटीजन ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर नेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक स्टेट को नेशन की ज्यादा जरूरत है, नेशन को इतनी स्टेट की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर नेशन ही नहीं रहेगा तो स्टेट फिर काम कैसे करेगा, खुद को यूनाइट करके कैसे रखेगा, फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कम्युनिटी में और नेशन में क्या डिफरेंस है, तो एक नेशन की एस्पिरेशन होती है कि वो स्टेट बनाना चाहता है। अब देखो, ज्यादातर स्टेट्स को ना कल्चरल डाइवर्सिटी से डर लगता है। उनको लगता है कि ऐसे में सोसाइटी टुकड़ों में टूट जाएगी, यूनाइटेड नहीं रहेगी, है ना। और उनका कहना है कि इस डाइवर्सिटी के चक्कर में होमोजेनस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कॉमन कल्चर है, यूनिफॉर्म कल्चर है, वो नहीं बन पाता। तो उन्हें कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी पसंद नहीं आती। इसलिए कल्चरल डाइवर्सिटी को सप्रेस करने के लिए स्टेट्स दो पॉलिसीज अपनाते हैं, दो पॉलिसीज निकल के आती हैं, असिमिलेशन और इंटीग्रेशन। असिमिलेशन की बात करते हैं तो लोगों को परसुएड करना या फिर फोर्स करना कि वो एक यूनिफॉर्म, एक जैसा कल्चर अपनाएं, ठीक है। और वो कल्चर कौन सा होता है, उस नेशन का डोमिनेंट कल्चर। मतलब एक कंट्री है जहां पर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका दबदबा है, तो उसी के कल्चर को यूनिफॉर्म कल्चर बनाने की कोशिश करी जाएगी कि हर किसी को यही फॉलो करना चाहिए, जिससे उस मेजॉरिटी का फेवर मिल सके, है ना, कि भाई जिससे बिखरे ना एक स्टेट। अब जैसे अगर हम नॉन डोमिनेंट ग्रुप की बात करते हैं, वो जो दबदबे में नहीं है, उनको फोर्स करा जाएगा कि आप अपनी कल्चरल वैल्यूज को छोड़ दो, आप उसी को अपनाओ जिससे पूरे देश की एक पूरी कल्चरल आइडेंटिटी बन जाए। जैसे देखो एग्जाम्पल, ऐसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना देना जो डोमिनेंट ग्रुप की है, तो आपने उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया तो बाकी लैंग्वेजेस को आपने दबा दिया, बाकी लैंग्वेजेस को बैन कर दिया जाता है। तो कुल मिला के फोर्स करा जाता है कि आप एक कल्चरल आइडेंटिटी बनाओगे। और ज्यादातर केसेस में वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, डोमिनेंट ग्रुप की आइडेंटिटी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई अगर हम एक बड़े लेवल
पे, एक नेशन के लेवल पे देखते हैं, स्टेट के लेवल पे देखते हैं, तो वहां पर हमारा सिंगल कल्चर रहेगा, यूनिफॉर्म कल्चर रहेगा। मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग फॉलो कर रहे हो, हम कुछ अलग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट डोमेन में आप अपने घरों में, अपने रिलीजियस प्लेसेस में अपना काम कर सकते हैं, वह हमको दिक्कत नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ में आपको करना है जो वो आप करिए, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आएंगे तो फिर आपको भाई देश की आइडेंटिटी फॉलो करना पड़ेगी। फ्रांस इसका एग्जाम्पल निकल के आ सकता है, ठीक है। वहां पर सीधे सीधे उनकी लैंग्वेज यूज करी जाती है, जबकि वहां पर भी और माइनॉरिटी में बाकी बाकी लैंग्वेजेस हैं, तो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यही लैंग्वेज यूज करी जाएगी। तो बाहर जब आप आएंगे तो आप बाहर की आइडेंटिटी फॉलो करेंगे, जो देश की सिंगल आइडेंटिटी है। घर में आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इंडिया दोनों कैटेगरी में फिट नहीं आता। इंडिया, अभी हम आगे देखेंगे हम क्या करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन इन दोनों चीजों को फॉलो करके आप देश को एक करके रख सकते हैं। देश टूटता नहीं है, लेकिन इनके नेगेटिव एस्पेक्ट है, लोगों को आप दबा रहे हैं, उनका कल्चर उनसे छीन रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए है प्रीमियम नोट्स, मतलब इतने प्रीमियम है कि पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, या फिर फंसना पक्का है कि पीडीएफ मतलब जहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज कवर करे गए, पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर। नोट्स को आप एप्लीकेशन से यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। फंसना पक्का है को डाउनलोड करके प्रिंट आप करवा सकते हैं। डेफिनेटली परचेज करिए वेबसाइट एप्लीकेशन पर जाकर, आप सैंपल पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं कि भाई इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया एज अ नेशन स्टेट, चलो इसको देखते हैं। तो भाई सोशली कल्चरली इंडिया भाई सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री देखने को मिलती है। दुनिया भर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 1632 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 22 को भाई 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज भी किया गया है। तो इंडिया इग्नोर नहीं करता, रिकॉग्नाइज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिस्पेक्ट करी गई है। बहुत सारे रिलीजन, 80% हिंदू हो गए, 14.2 मुस्लिम हो गए, 2.3 क्रिश्चियन, 1.7 सिख, 0.7 बुद्धिस्ट, 0.4 जैन्स हो गए। तो बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। अब देखो, नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब होता है कि भाई एक नेशन ने मिलके स्टेट बना लिया। लेकिन कई बार हमें स्टेट नेशन भी देखने को मिल जाता है, जहां पर अलग अलग ग्रुप, अलग अलग नेशन वाले लोग साथ में एक कंट्री बना रहे हैं। मतलब बहुत सारे नेशन ने मिलकर एक बना लिया, तो उसको स्टेट नेशन बोलते हैं। और नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक नेशन ने मिलकर स्टेट बना लिया। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट में बताइए इंडिया किस कैटेगरी में आता है। मैं भी नीचे बता दूंगा, बट अगर आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। रीजनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। रीजन नाम से ही मालूम चल रहा है, यहां पर हम पर्टिकुलर रीजन्स की बात करने लग जाते हैं। भाई रीजनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पर आप एक नेशन से ज्यादा अपने रीजन को प्रायोरिटाइज करते हो। मतलब देखो, हो सकता है आप एक ही एरिया में कंसंट्रेटेड हो, आपकी कम्युनिटी एक ही एरिया में रहती है, या फिर आपका जो रीजन है उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना बाकी जगहों पे हुआ, आपको उतने हक नहीं मिले जितने बाकी जगहों पे मिले, रीजनल डेप्रीवेशन की बात करते हैं। तो इन रीजन से भी हमें रीजनलिज्म देखने को मिलता है। जैसे ब्रिटिश रूल की बात करते हैं, तो उस समय टेरिटरी को प्रेसिडेंसीज या फिर प्रोविंसेस में बांट दिया जाता था। क्यों बांटा जाता था? एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस से, कि भैया हमको तो रूल करना है, तो उस हिसाब से हमने बांट लिया। तो एक ही एरिया में आपको बहुत सारे एथनिसिटी, मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग मिलेंगे, मल्टीलिंगुअल, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग देखने को मिलते थे। ठीक है, तो 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही थी, उन्होंने बोला कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज नहीं चलेगी, हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस में इंडिया को नहीं बांटेंगे, हम लिंग्विस्टिक बेसिस में बांटेंगे। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस में, जिसमें लोग अपनी कम्युनिटी के साथ रह पाए, अच्छे से काम हो पाए। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज करना था, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत प्रॉब्लम आ गई भाई, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, पार्टीशन, तो ये चीज ना थोड़ी सी साइडलाइन हो गई। लेकिन भाई दूसरे साइड बहुत सारे लोग मूवमेंट करने लग गए, मिलिटेंट वेपन वगैरह लेके मूवमेंट कहां देखने को मिले? तेलुगु स्पीकर कम्युनिटी से हमें देखने को मिले। अक्टूबर 1953 में पोटी श्रीरामुलु 56 डेज के लिए फास्ट पे बैठ जाते हैं कि मैं तब तक फास्ट करूंगा जब तक मतलब मेरी डेथ ना हो जाए, और 56 डेज बाद इनकी डेथ भी हो जाती है। तो श्रीरामुलु जी की डेथ के बाद, ये बहुत सोशल एक्टिविस्ट थे, सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट आंध्रा होना चाहिए। इनकी डेथ के बाद सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है और फाइनली आंध्र प्रदेश को फॉर्म भी किया जाता है।
फिर भाई 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेट करी जाती है और 1956 में फाइनली इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट बनाए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि भाषा के आधार पर हम स्टेट बनाएंगे, और ये काम तो चलता चला गया, चलता चला गया। आखिरी में तेलंगाना बनी। अभी इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इतना तो क्लियर है, इंडिया में लैंग्वेज ले लीजिए, रीजनल आइडेंटिटी और ट्राइबल आइडेंटिटी ले लीजिए, ये बहुत पावरफुल चीज है। इंडिया में भाई जो लोगों की आइडेंटिटी है वो इन्हीं चीजों से बनती है, और ये एक इंडियन गवर्नमेंट का, पॉलिटिक्स का, हर एक चीज का बहुत क्लियर पार्ट है। अब देखो, इंडिया ना यार एक फेडरल कंट्री है। मतलब सेंट्रल के पास सिर्फ पावर नहीं है, सेंट्रल के पास भी है, स्टेट के पास भी है। और अब तो पंचायती राज सिस्टम भी देखने को मिलता है, थर्ड टीयर भी आ गया, विलेज लेवल पे काम करता है। तो पंचायती राज मतलब आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी देखने को मिलेंगे। पूरा आप कॉलेज में पढ़ेंगे 73rd 74th अमेंडमेंट। तो पंचायती राज सिस्टम भी देखने को मिलता है, तो जिससे हम अर्बन एरियाज को, विलेजेस को डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या होता है भाई, सब्जेक्ट्स की ना लिस्ट बनाई जाती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर रहते हैं जो स्टेट के हाथ में आते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। कुछ होते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और कुछ होते हैं जो मिक्स्ड भी होते हैं। तो देखो, यहां पर अब स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, क्या लॉज बनाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो वो अपना काम करते हैं। अगर पार्लियामेंट की बात करते हैं तो जो अपर हाउस है, राज्यसभा, वहां पर भी स्टेट को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट से क्या बताया जा रहा है कि इंडिया में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, हम स्टेट लेवल को भी रोल देते हैं, जिससे अलग अलग कम्युनिटीज की आवाज उठ पाए। पंचायती राज से एकदम हम ग्रास रूट लेवल से काम करने की कोशिश करते हैं। समय समय पर कमीशन भी बनाई जाती हैं जिससे सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिसाइड किया जा सके। एग्जाम्पल, फिनेंस कमीशन बनाई जाती है हर 10 साल में, जिससे टैक्स रेवेन्यू जो शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उस पर डिस्कशन हो सके। ठीक है, उसको डिसाइड किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे इंडिया यूनाइटेड रहता है। इसके बाद रिलीजन रिलेटेड इश्यूज एंड आइडेंटिटीज। देखो, अगर हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हमारे दो पॉइंट हैं। इंक्लूसिविटी, हम सबको इंक्लूड करते हैं। हमारे यहाँ जो प्लूरैलिटी है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, सबको इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इंडिया में माइनॉरिटीज भी हैं, उनके राइट्स की बात करना भी जरूरी है। देखो, अगर हम सोशियोलॉजी के सेंस में बात करते हैं तो हम ग्रुप को कैसे माइनॉरिटी में क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई, उनके अंदर एक कलेक्टिविटी का सेंस है कि हम एक हैं। उन्हें रिलेटिव डिसएडवांटेज दिखता है कि भाई सोसाइटी में हमारे एक ग्रुप है जिसको थोड़ा सा पीछे किया गया है, हम डेवलप नहीं हो पाए हैं, और वो प्रेजुडाइज भी फेस करते हैं। तो मतलब कुल मिला के सोसाइटी में उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत चीजें हैं। भाई, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आप माइनॉरिटी में आ जाओगे। ऐसा भी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंडर हो तो आपको भी माइनॉरिटी में ऐड कर देंगे और आपके लिए भी कोई रिजर्वेशन ले आएंगे। भाई, लेफ्ट हैंडर होना एक अलग टाइप की माइनॉरिटी हो गई। वो जैसे मैं भी लेफ्टी हूं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं भी बोलने लग जाऊंगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दीजिए। भाई, ये एक अलग ही चीज है। लेकिन अगर कोई दलित समाज का है तो उसने रियल में प्रॉब्लम फेस करी हुई है, विमेन्स ने प्रॉब्लम फेस करी हुई है, तो विमेन अगर आ रही हैं तो उसमें हम बात करेंगे। तो देखो, माइनॉरिटी कई बार कुछ सेंस में डिसएडवांटेज होती है और कुछ सेंस में नहीं होती। जैसे अगर हम सिख या फिर पारसीज की बात करते हैं तो इन्हें सोसाइटी में कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। लेकिन बड़े लेवल पर अगर आप देखेंगे तो ये पैसे वाले होते हैं ज्यादातर लोग। तो कहीं पर पीछे, कहीं पर आप आगे, ये चीज भी देखने को मिलती है। जैसे इंडिया में आर्टिकल 29 साफ साफ बोलता है, कोई भी सिटीजन्स का सेक्शन अगर अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, उसको कंजर्व कर सकता है, कोई उनसे नहीं छीनेगा। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, जितने माइनॉरिटीज हैं, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रिलीजन हो, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करके एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मदरसे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में देखने को मिलता है, बच्चे जाते हैं, कुरान वगैरह पढ़ते हैं, अपने रिलीजन के बारे में जानते हैं। हर रिलीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई, आप ये भी कर सकते हैं, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर सकते हैं, जब तक वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और नेशन स्टेट। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है, अग्रेसिव शॉविज्म। शॉविज्म मतलब क्या होता है, अपने आप को सुपीरियर और बाकी लोगों को इंफीरियर समझना। ये रिलीजियस आइडेंटिटी से निकल के आ जाता है। मतलब एक ऐसा एटीट्यूड है कि भाई आपका ग्रुप सबसे लेजिट है, वर्दी है, बाकी नॉन वर्दी हैं, बाकी अनवर्दी कैटेगरी में आ गए, मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं है, आप ही की इज्जत है, आप ही सुपीरियर हो। आप अपनी रेस, कास्ट, लैंग्वेज, किसी भी चीज को लेके ये फॉलो कर सकते हो।
ठीक है, तो ये जो अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ना, इसको रिलीजन से लिंक करते हैं हम। लेकिन इसका रिलीजन से लेना देना नहीं है, इसका पॉलिटिक्स से लेना देना है। ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी गेन करने के लिए, वोट गेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। तो रिलीजन का रोल तो है, लेकिन पॉलिटिकल सेंस में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसी कम्युनलिज्म के चक्कर में टेंशन, वॉयलेंस वगैरह बहुत देखने को मिलता है। लेकिन इसके अपोजिट क्या निकल के आता है? सेकुलरिज्म। भैया, हम डिक्लाइन करते हैं कि कोई एक रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, हम सबकी इज्जत करेंगे। जैसे अगर हम वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो वहां पर स्टेट और चर्च सेपरेट हो गए। पहले क्या होता था, स्टेट में ना चर्च का रोल बहुत रहता था, लेकिन स्टेट चर्च को रिनेसॉ पीरियड आया, आप कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद चर्च वगैरह का रोल कम हुआ। इसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, तो भाई इंडिया में तो स्टेट और रिलीजन साथ में कोएग्जिस्ट करता है। आपने नोटिस करा होगा हमारे जुडिशियरी में हमारी गवर्नमेंट कितनी बार इंटरफेयर करते हैं रिलीजन पर्पसेस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल राम जन्मभूमि का आता है। ये एक रिलीजियस मैटर था, लेकिन गवर्नमेंट बीच में आई। जब भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स या रिफॉर्म्स की बात आएगी, तो हमारी गवर्नमेंट बीच में आती है। अगर मुस्लिम्स में भी हम बात करते हैं, 3 तलाक लॉ किसने, मतलब गवर्नमेंट बीच में आई, राइट? गवर्नमेंट ने अपना काम किया। तो वो पूरा उसमें ऐसा रहता है, गवर्नमेंट बीच में आती है, गवर्नमेंट काम करती है। चाहे वो हिंदू के वेलफेयर की बात हो, मुस्लिम वेलफेयर की बात हो, तो वहां पर गवर्नमेंट का रोल है। हम ये नहीं बोलते कि नहीं 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 गवर्नमेंट नहीं आएगी क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है, ऐसा नहीं होता। तो जो सेकुलरिज्म है वो ये शॉविज्म के जस्ट अपोजिट रहता है। अब माइनॉरिटीज को भी यार प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो जो सपोर्टर हैं वो क्या बोलते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए भाई स्पेशल कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना पॉलिटिकल सिस्टम सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, हम इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इक्वालिटी के बदले यहाँ इक्विटी टर्म यूज किया गया। इक्विटी मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए, इसको एक एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि 3 रोटी हैं और 2 लोग हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 1.5 दोनों को दे दो। लेकिन मैं बोलता हूं उसमें से एक का पेट भरा हुआ है और एक भूखा है, तो इक्विटी क्या बोलेगी? भूखे को 2 दे दो, जिसको भूख नहीं लग रही है उसको 1 दे दो। ये इक्विटी करती है। तो इक्विटी के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अब देखो, अथॉरिटेरियन स्टेट आ जाती है, लेकिन कई बार इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन अथॉरिटेरियन में क्या होता है? डेमोक्रेसी को अपोज करते हैं, लोगों की कोई वॉइस नहीं होती, अकाउंटेबल नहीं होते, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है लोगों को बताएंगे ही नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, और सिविल लिबर्टीज भी नहीं होती हैं। तो अथॉरिटेरियन एकदम अपोजिट डेमोक्रेसी के निकल के आ जाती है। लेकिन हमें स्टेट और सिविल सोसाइटीज भी देखने को मिलती हैं। देखो, ये सिविल सोसाइटी वाला ना एक ऐसा अरीना है, एक प्लेटफॉर्म है जो प्राइवेट फैमिली के डोमेन से बाहर रहता है। ये नॉन स्टेट, नॉन प्रॉफिट एक पब्लिक डोमेन है, जहां पर लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से एक होते हैं और एक्टिव सिटीजनशिप दिखाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है? एग्जाम्पल के बाद नहीं लगेगा। एनजीओ, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लोग फेथ रख रहे हैं, साथ में आके ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ट्रेड यूनियन, कि भाई काम करते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारी इज्जत नहीं हो रही, गलत हो रहा है, तो यूनियन बनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ये सारी चीजें सिविल सोसाइटी का पार्ट है ना भाई। ये स्टेट के अगेंस्ट बात करते हैं, ये मीडिया वगैरह के साथ आते हैं, आवाज उठाते हैं, अपोजिशन पार्टी को अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर पाए। तो सिविल सोसाइटी बहुत जरूरी है स्टेट को वो करने से रोकने से जो गलत है, जिससे स्टेट अथॉरिटेरियन ना बन जाए, डेमोक्रेसी फॉलो करते रहे। ऐसे तो वरना डिक्टेटरशिप ही आ जाएगी। सबसे सिग्निफिकेंट रीसेंट एग्जांपल है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये राजस्थान के रूरल एरिया से चालू हुआ। लोगों ने एजिटेशन मतलब प्रोटेस्ट किया कि भैया गवर्नमेंट ने जो रूरल मतलब हमारे गांव वगैरह के डेवलपमेंट में फंड लगाया है उसकी जानकारी दें। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब यही हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि हमने इतना खर्चा किया तो दिखाओ कहाँ किया, कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ। इससे करप्शन वगैरह बचता है, धांधलाई बचती है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो लाइव एग्जाम्पल है कि लोगों की आवाज से क्या हो सकता है। तो यार इस पूरे चैप्टर से हमें यही समझ में आता है, कल्चरल डाइवर्सिटी एक चैलेंज तो है, लेकिन अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में है जो इस चीज से डील करता है, इसको इग्नोर नहीं करता, सप्रेस नहीं करता, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आपको हमारा फंसना पक्का है पीडीएफ तो डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, पूरे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अब बस एक वीडियो बची हुई है और उसके बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। एंड स्क्रीन में पूरा लिंक डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी पूरे लिंक्स आपको मिलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। याद रखिए आप हैं फ्यूचर टॉपर। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए,
एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे, पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।